दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने प्रश्न बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न और बचे हैं, जिसमें से मैं पहले ही बता दे रहा हूं, एक प्रश्न होमवर्क दूंगा, 2 प्रश्न हमको बताना है, तो उन्हीं 2 प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 को पहले देखते हैं, उसके बाद 7, 8 2 और प्रश्न बचेंगे इसके आगे। तो चलिए प्रश्न को, चूंकि देखिए इस चैप्टर में जो है प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा लिखा था और उसका जो मतलब है बहुत छोटा छोटा, इसलिए मैं प्रश्न को लिख नहीं रहा हूँ। इससे पहले जितने भी आप देखेंगे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा उठाकर, तो उसमें मैं अधिकतम जगह प्रश्नों को लिखा हूँ। लेकिन मैं जहाँ देखा कि प्रश्नों को लिखने में कोई फ़ायदा नहीं, अब एक बोर्ड भर दूँ फिर आपको बताकर फिर मिटा दूँ तो फ़ायदा क्या, उससे बढ़िया मैं खुद बोल दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। तो इसीलिए तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। ऐसा है, पहले आप लोग बनाते चलिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान दीजिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, यानी आप कहेंगे कि ए इस प्रकार बन गया, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। और आप कहेंगे कि ऐसा है, व्यास इसका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आप कहेंगे इसमें क्या बात है, ऐसे कुछ बनेगा? क्यों ऐसा ही बनेगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। ये चीज हो गया, कहाँ गया, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसका ध्यान दीजिएगा, एक चीज आर दी है यहाँ पर, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक चीज पहले ही आपको बता देता हूँ, चूंकि ये बड़ा बेलन है इसलिए इसका सब कुछ बड़े में लिखिएगा, चूंकि ये छोटा बेलन है तो इसलिए सब कुछ छोटे में। कह रहा कि से लोहे का स्तंभ बना, कुछ इस प्रकार से लोहे का स्तंभ बना है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम ये दिया है, पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। अब आपको करना क्या है, इस चीज को आप समझिए। आप कहेंगे ऐसा है, पहले आप यहां पर मत जाइएगा, ये तो बाद की बात है, पहले आप इस चीज से आयतन निकालिए। तो आप कहेंगे संपूर्ण स्तंभ दिया ना, तो आप डायरेक्ट लिखिए। पहले तो आप क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की त्रिज्या, आप कहेंगे त्रिज्या कितना है सर, तो त्रिज्या अगर ये चीज 24 है, मैं देखिए वही बताने वाला था आपसे, ये चीज 24 है तो 24 का आधा कितना होगा, आप कहेंगे d इक्वल टू दिया है 24, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और अगर r की वैल्यू 12 है, इसको मैं मान लेता हूँ बड़ा r, तो आप कहेंगे ऐसा है सर, अगर यहाँ पर 12 दिया है और यहाँ पर 8 दिया है, ये r छोटा है ना, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये जो ये चौड़ा अधिक होगा और ये थोड़ा पतला होगा, इसीलिए डायग्राम ऐसा बना है। आप कहेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या इतना, बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ओके, आप कहेंगे अब आते हैं छोटे बेलन पे, तो छोटे बेलन की त्रिज्या, आप कहेंगे सर त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। ये बताइए हमको कुछ इसमें बताना है, आप कहेंगे नहीं। अब इसमें कह रहा कि आप आयतन निकालिए, तो आप कहेंगे कि ऐसा है सर, आयतन का फार्मूला हो जाएगा, आयतन स्तंभ का आयतन या लोहे से बने स्तंभ का आयतन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे आयतन कितना हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, उसके बाद आप देखिए बड़े बेलन का आयतन, आप कहेंगे पाई, बड़ा बेलन है तो बड़का आर और बड़का एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे क्या करना, पाई को ले लीजिए कॉमन, तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप कहेंगे बड़े वाले के लिए आर की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 220 सेंटीमीटर प्लस। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छा चलिए एक चीज कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, आर स्क्वायर एच लीजिए।
हो गया ना इतना। यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखा था, चूंकि पाई दोनों में सेम है। देखिए इस एक चीज़ और समझिए, इससे पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं लगभग 2-3 प्रश्नों में आर को भी कॉमन लिया हूँ। तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे, आर में तभी कॉमन ले आऊँगा जब दोनों त्रिज्या इक्वल होगी। अगर यही कहता कि नहीं ऐसा है, ये भी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो मैं आर को भी कॉमन लेता, बट यहाँ पर आर अलग है। तो इसलिए कॉमन का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ। जब कभी दो चीज उभयनिष्ठ है तो हम उसे क्या करेंगे, कॉमन के रूप में ले लेंगे। मैथमेटिक्स में तो यही होता है और हर जगह यही होता है, कॉमन होता ही यही है। तो आप कहेंगे ऐसा है, जब यहाँ पर आर अलग अलग है तो कॉमन कैसे, इसीलिए मैं अलग अलग दिख आया हूँ। ए बड़ा आर बड़े बेलन, छोटा आर छोटे बेलन। आप कहेंगे 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस आर स्क्वायर, आर कहाँ गया 8 8 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 60। ये चीज देखिए, आप कहेंगे पाई की वैल्यू 3.14, 12 का स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ 12 का स्क्वायर 144 गुणे 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणे 60। ये चीज इतना हो गया। अब इसके आगे थोड़ा एक चीज और कर देता हूं। आप कहेंगे ऐसा है 3.14 तो यहीं रहेगा 14, देखिए 144 गुणे 220, 144 गुणे 220 तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 8, आप कहेंगे कि 8 8 16 96, 6 कैरी 9, 22 एकम 22 9 31, 31,680 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, उसके बाद 6 चौक 36 तो 38, 3840। फिर उसके बाद अभी तो दिख रहा है एक लाइन और आ जाएगा। आप कहेंगे इसके आगे जब लिखेंगे आप तो 3.14, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। आप कहेंगे 0 है तो 0। देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करना है ताकि गलत ना हो, वही हम बता रहे हैं आपको। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे 144 गुणे 22 है तो लगेंगे कॉपी में लेकर अलग अलग दौड़ने, तो वैसा नहीं करना है। अरे 22 का पढ़ा तो सबको याद है, 22 का पढ़ लो, इसमें 6 का याद है 6 का पढ़ लो। ओके, आप कहेंगे 0 0 ऐड हो गया, 8 4 12 को 2 कैरी आ गया 1, 6 8 से 14 15 को 5 कैरी 1 3 1 4 1 5 और 3 तो ही है पहले से। अब आप कहेंगे 35,520 इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा यहाँ पर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई खुद से करेंगे, अब इसके आगे मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आप कहेंगे ऐसा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब फिर आप ये कहेंगे कि इस प्रश्न में पहले से दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। आप बताइए एक टॉफी का मूल्य 5 रुपये, तो 5 टॉफी का मूल्य कितना होगा, कहेंगे 5 गुणे 5, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, इतने सेंटीमीटर क्यूब का तो इतना गुणे 8, इतना गुणे 8। आप कहेंगे जो भी आएगा मैं उसमें जो है किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझको मिल जाएगा पूरा वैल्यू किसमें, ग्राम में। ओके, अब आप लोगों को एकदम बाकायदे का आता होगा कि कोई चीज ग्राम में है तो किग्रा में कितना होता है, ठीक है। आप कहेंगे इसमें पूछने वाली बात क्या है, जैसे मैं बोल दिया 1520 ग्राम है तो किलो में बदलना है तो क्या करेंगे 1520 बटे 1000, वही ना करेंगे। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर आप ग्राम में आंसर छोड़ देते हैं तब भी सही है। अगर आप केजी में बदलना चाहते हैं तो ग्राम में अपान 100 कर दी, अपान 1000 कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ओके, तो आप लोगों का प्रश्न नंबर 6 बस यही था। प्रश्न में क्या कहा, एक बड़ा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा गया है, दोनों को मिला करके लोहे का स्तंभ बन गया और उस स्तंभ का हमको निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने के लिए सिंपली बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू है 8 ग्राम। तो जितना भी आ रहा है आपका द्रव्यमान उसमें, सॉरी आयतन, जितना भी आयतन आ रहा है उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा ग्राम में, और आप किलो में बदलना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड। ओके, तो आप लोगों का यही था प्रश्न। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये आगे अगर हम चलते हैं तो आगे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो 7वां नंबर क्वेश्चन है
सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन एकदम सेम बता चुका हूँ, रेडियस अलग है, हाइट अलग है, मॉडल एकदम सेम है। इसमें भी प्रश्न में वही बोला था जो सेम प्रश्न उसमें बोला था। उसमें क्या बोला था सुनिएगा आप लोग, आयतनों में अंतर पूछा था, बट यहाँ इस प्रश्न में आयतों में अंतर नहीं पूछा, बोला शेष का आयतन निकालिए। बात तो वही हुआ, तो आपको वहाँ भी घटाना था, यहाँ भी घटाना है। ओके, प्रश्न पढ़ते ही आप लोगों को आ जाएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न जो है आसान, समझिएगा। कह रहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो पहले तो मैं बना लेता हूं, जैसे सेम तो नहीं बन पाएगा बट हाँ कुछ तो बना देंगे। इसी प्रकार से है, जो भी है इसको गोला मानिए, इसके ऊपर एक क्या मानिए, बेलनाकार, क्या बोला इसमें, बेलन के आकार की गर्दन। ऐसा सुराही होता है, सुराही कुछ इस प्रकार से ऐसा ही होता है। बोला कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी ये लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी आप कहेंगे पूरा ये 2 सेंटीमीटर है। फिर बोला कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, भाई यानी ये पूरा 8.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। 345। चलो भाई, ये तो मेरे को और हिंट मिल गया। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है 3.14। आप कहेंगे ऐसा है, कितना बच्चा मापा है, 345। ओके, और हमें अब क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव ही तो हुआ, सही है गलत। तो आप कहेंगे ऐसा है, इसमें कुछ बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि क्योंकि सब कुछ दे दिया है। जैसे देखिए ऊपर जो बेलन बन रहा है, बेलन बेलन की हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेलन की रेडियस r इक्वल टू d/2, सॉरी डी स्मॉल बनाइए, d/2 यानी 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोग कंफ्यूजन में मत होइएगा, 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ दिया है। उसके बाद आएंगे आप गोलाकार भाग पे, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, आप कहेंगे फिर वही बात, त्रिज्या इक्वल टू d/2, और d की वैल्यू 8.5, 8.5/2 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 85/20। कुछ नहीं क्यों, दशमलव को हटाया हूँ बस, 85/20। आप कहेंगे 5 से काट दीजिए, तो 17 × 5 = 85, 5 × 20, 17/4। ये चीज़ आ गया हमारा रेडियस। अब आपसे ऐसा है, बोलना कि आयतन निकालिए, तो आप कह देंगे कि आयतन, या तो आप लिख सकते हैं कि इसमें मापे जा सकने वाले जल, पानी, कुछ भी का आयतन। ठीक है, तो जिस मॉडल से प्रश्न पूछा है उस मॉडल से आप लिखेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ समझाना है कि किस प्रकार से आप किस प्रश्न को एफर्ट करेंगे ताकि कोई चीज़ गलत ना हो। तो आप कहेंगे ऐसा है, आयतन निकालना है हमें, तो आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, अरे भाई बेलन भी इसमें है, बेलन का आयतन प्लस आप कहेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन πr² प्लस गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 πr³। आप कहेंगे फिर वही बात, r को कॉमन नहीं ले सकते, पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पाई को लेंगे, पाई को मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ कि जगह क्या होगा, r² प्लस 4/3 r³। अब बच्चों आप खुद बताइए, ये चीज बेलन का है r²h, तो r यहाँ पर क्या रखेंगे, इस r को कि इस r को। आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसको रखिए, पाई r², r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू h 8 सेंटीमीटर, 4/3, r की वैल्यू 17/4,
यही तो अंतर ही पड़ा है। कितना है? 4। ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। 3.14 8 प्लस ये तो 4 से कैंसिल हो गया। 8 प्लस 17 का क्यूब बच्चों कितना होता है आप लोग बताइए। 17 का क्यूब मेरे को जहाँ तक आशा है 17 का आशा नहीं सही है 4913। आप लोगों से बिना मेरा निवेदन है कि आप लोग क्यूब वर्ग इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर परेशानी होगी। और क्या, अब इसी में कुछ लोग मल्टीप्लाई करना तो मेरे को याद है, मैं लिख दिया 4913 अपान 3। फिर आगे बढ़ते हैं 3.148 प्लस। अब इस चीज़ को भाग देना है तो अब कॉपी में मत जाइए, यहीं पर कीजिए। 10 में पहुंच गए हैं। 3 एकम 3 कैरी बचा 1 हो गया 19। 3 छक 18 कैरी बचा 1 हो गया 11। 3 त्रिक्का 9 कैरी बचा 2 हो गया 23। 3 7 21 कैरी बचा 2। पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ा। 3 छक 18 3 छक 18। इस प्रकार से आप लोग कीजिए, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 3.14 गुणे 1637 में 8 को ऐड करेंगे तो 8 7 15। आप कहेंगे 1645.66 अब आपको तो दिख ही रहा होगा इसके आगे यहाँ तक। हाँ तो ऐसा है। अब इसके आगे मैं करता हूँ कैलकुलेटर का यूज। ओके, आप लोग करेंगे तो मैं बता देता हूँ भाई कितना आएगा, नहीं तो कुछ होंगे बच्चे। 3.14 मल्टीप्लाई 1645.66 यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्यों आ रहा है मैं अभी बताता हूँ। इसमें जो है एक चीज़ हम भूल गए थे, मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हो गया यहाँ का, ये 4 4 16 है, ये छूट गया है इंटू 16। तो यहाँ 1645 आ रहा है, इसमें हमको डिवाइड करना है 16 से। तो अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज फिर करता हूँ। तो कैलकुलेटर पूरा यूज करने के बाद देखिए मैं किया, पूरा यूज करने के बाद आंसर जो है इसका आ रहा है आप लोगों का 346.51। अब आप लोग खुद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 16 गुणे 3 जो भी आ रहा है 16 से डिवाइड में भूल गया था तो कर लीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी बच्चे द्वारा जो मापा गया था वो गलत है। बच्चे ने 345 लाया था बट हम लोगों ने 346 लाया है। तो ये था आप लोगों का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। अब जो है आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूरी तरह खत्म। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो कीजिए। पहले लेक्चर से देखेंगे तो वाकई आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने फार्मूले को जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग जो है सोचते होंगे कि अगर कोई काश बता दे तो भूलेगा नहीं जल्दी फार्मूला। कब कहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, कब क्यों वही होता है, ये सब चीज़ों को मैंने उसमें एकदम अच्छे से बता दिया है। तो अब मैं चलता हूँ, अब मिलूँगा मैं अगले प्रश्नावली के साथ।